हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने सिलेबस के 4th यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, यानी कि कुटीर उद्योगों का पतन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश प्रारंभ से ही रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य जो बेस था वह कुटीर उद्योग थे। अपने कुटीर उद्योग के प्रोडक्शन के कारण भारत प्राचीन काल से ही उत्पादन में काफ़ी आगे रहा है और आधुनिक काल में भी वह हमेशा अपने को अग्रणी स्थान पे ही रखता रहा है। भारत में कई कुटीर उद्योग जैसे कि सूत काटना, बुनना, यह एक घरेलू व्यवसाय समझा जाता था और भारत अपने यहाँ के बहुत ही सुंदर महीन बारीक कपड़ों के लिए, रेशम के लिए और मलमल के लिए संपूर्ण विश्व में शुरू से ही प्रसिद्ध रहा है। उत्तर भारत में ढाका जो था वह अपनी मलमल के लिए शुरू से ही फेमस रहा है। वहीं सिरोंज अपनी मालवा प्रदेश में सिरोंज अपने छपाई के कार्य के लिए, छीट के कपड़े के लिए फेमस रहा है। हाथी दांत से संबंधित उद्योगों के लिए बंगाल फेमस रहा है। बंगाल का मोती का उत्पादन और मोती के आभूषण जो बना करते थे वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे और हम देखते हैं कि यूरोप में बसरा तक उसकी सप्लाई की जाती थी। इसी तरह से रेशम और कलमी शोरे के लिए भी बंगाल प्रसिद्ध था। वहीं हम देखते हैं कि मुरादाबाद अपने पीतल के उद्योग के लिए फेमस रहा है। कश्मीर कालीन के उत्पादन, कालीन की बुनाई के लिए शुरू से ही फेमस रहा है। इसी तरह भारत में काष्ठ उद्योग, चमड़े का उद्योग, स्वर्णकारी का उद्योग, चीनी उद्योग, ये ऐसे छोटे उद्योग थे जो स्थानीय स्तर पर ही पूरे किए जाते थे और स्थानीय स्तर पे ही इसका उत्पादन और निर्माण कार्य प्रारंभ रहा था। इस तरह से कुटीर उद्योगों में प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि भारत ने अपना स्थान बना करके रखा और वह फेमस प्रारंभ से ही इस कार्य के लिए फेमस भी रहा था। कभी भी गांव में आवश्यकता नहीं पड़ी कि वे वस्तुओं को बाहर से मंगाएं और उसका उत्पादन करें। सप्ताह के अंत में गाँव में हाट लगा करती थी, जिसमें आसपास के गांव भी आकर के अपने सामान लेकर के आया करते थे और आदान प्रदान यानी कि बार्टर सिस्टम के द्वारा वे सामानों का आदान प्रदान किया करते थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक गांव शुरू से ही आत्मनिर्भर रहा और उसे कभी भी किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ा, क्योंकि एक गांव में जंगल से लकड़ी भी मिल जाती थी, शिकार से चमड़ा बना लिया जाता था और हलों का जो प्रयोग खेती के लिए किया जाता था वे उपकरण और औजार धातुओं से गांव में ही बना लिए जाते थे। इस प्रकार किसी भी परिवार को किसी अन्य ग्राम या समाज पर निर्भर होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। जैसा कि हम देखते हैं A.R. देसाई जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक गांव अपने में एक स्वनिर्भर या आत्मनिर्भर इकाई थी और उसे कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ा था। तो प्रत्येक गांव कुटीर उद्योग को अपने आप पल्लवित कर रहा था
और इस तरह से भारत में प्रारंभ से ही कुटीर उद्योग पूर्ण रूप से या ग्रामीण हस्तकला जो थी वह पल्लवित हो रही थी। मगर हम देखते हैं ब्रिटिश के भारत आगमन के साथ ही यह भारतीय कला या कुटीर उद्योग या हस्तकला का धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हुआ था। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात ही भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से आर्थिक दोहन प्रारंभ किया था, उसी का एक हिस्सा ग्रामीण हस्तशिल्प कलाओं का या कुटीर उद्योगों का पतन भी रहा था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत के माल और उत्पादन के व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित करना था और मुनाफा कमाना था। इस तरह से जब उन्होंने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ करा तो भारत अपने सूती कपड़े उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था और इसका उत्पादन बहुतायत में भारत में किया जा रहा था। तो अधिक से अधिक सूती कपड़ा इंग्लैंड के द्वारा आयात किया जाने लगा था, जिसका परिणाम यह रहा था कि इंग्लैंड के ऊनी वस्त्रों का उद्योग कम होने लगा था और भारत के जो सॉफ्ट मलमल और सूती कपड़े यहाँ से निर्यात किए जाते थे उनकी मांग इंग्लैंड में बढ़ने लगी थी, जिसका परिणाम ये हुआ था कि 1688 तक आते आते जब फ्रांस में भी भारतीय कपड़ों की मांग ज़्यादा होने लगी थी, तब उस सूती कपड़े की वृद्धि को इंग्लैंड में रोकने के लिए हम देखते हैं कि एक पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया था, जिसके द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि भारत से आयात होने वाले सूती वस्त्रों में कमी की जाए। परंतु इस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लग सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1702 में एक कानून बनाया गया, जिसके द्वारा भारत से आयात किए गए कपड़े पर शुल्क लगा दिया गया था और यह शुल्क अधिक होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार से भारतीय सूती कपड़े के आयात को कम नहीं किया जा सका था और भारत से निर्मित जो सूती वस्त्र इंग्लैंड जाता था, हम अपने अध्ययन काल में देखते हैं कि 1750 के बाद भी भारत से यह कपड़ा लगातार इंग्लैंड जाता ही रहा है। 1757 में जब प्लासी का युद्ध भारत से हुआ और भारत में बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रारंभ करा, तब और 1764 में जब बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों के हाथ में आ गई थी, तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि कृषि का धीरे धीरे विनाश होने लगा था और सूती वस्त्र उद्योग जो था वह धीरे धीरे भारतीय अन्य कुटीर उद्योग जो थे वह धीरे धीरे लगभग समाप्त होने लगे थे, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से व्यापार कर रही थी उसने यहाँ गुमाश्ते नियुक्त कर दिए थे, जो गुमाश्ते कमीशन के तौर पे ठेकेदार के तौर पर कार्य करते थे या जिसको मीडिएटर कहा जा सकता है। वह कृषकों से या उत्पादन करने वाले मजदूरों से सस्ते दामों पर कपड़ा खरीदते थे और उसको महंगे दामों पर अपना कमीशन रखते हुए अंग्रेज़ों को दे देते थे। इस प्रकार से किसान मजबूर थे अंग्रेज़ों के हाथों कि वे अपना उत्पादित माल सस्ते दरों पर इन गुमाश्तों को या अंग्रेज़ों को दे सकें।
रजनी पामदत्त ने आज के भारत में लिखा है कि 1757 में जो बंगाल हर जगह लहराता हुआ और संपन्न नज़र आता है, वह 1780 तक आते आते पूर्ण रूप से समाप्त होता नज़र आ रहा है। वहाँ शहर के शहर वीरान हो गए हैं, लोग गांव छोड़ कर के जा चुके हैं, खेती पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भंग हो चुकी है। 1762 में बंगाल के नवाब ने भी कंपनी के एजेंट्स जो थे उनको शिकायत करी थी कि वे रैयत, किसानों, व्यापारियों आदि से ज़बरदस्ती 1/4 कीमत देकर उनके माल को और उत्पादन को हड़प रहे हैं और किसानों को मार करके और उनका दमन करके अपनी 1 रुपए की चीज़ को वे 5 रुपए में बेच रहे हैं। तो यानी उनसे तो वे 1 रुपए में खरीदते थे और बेचते उसको 5 रुपए में थे। इस प्रकार से एक नई प्रथा जो शुरू हुई थी उसने भारतीय कुटीर उद्योगों को नष्ट करने में काफ़ी सहायता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और इसी के साथ निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की पूर्ण छूट दे दी गई थी। अब भारत में हम देखते हैं कि एक नए दौर का, जिसको हम औद्योगिक पूंजीवाद का नाम दे सकते हैं, वह प्रारंभ हुआ और भारत के शोषण का दौर भी प्रारंभ हुआ। अभी तक हम देखते हैं कि 1813 के पूर्व में भारत का महत्व इंग्लैंड के लिए भारत को एक माल की मंडी के रूप में करा गया था। प्रारंभ इसी उससे किया गया था कि एक मंडी के रूप में एक उपनिवेश तैयार किया जाए, परंतु मूल रूप से उसकी लूटपाट, भारत की लूटपाट, शोषण और कर और नजराने के माध्यम से शोषण प्रारंभ कर दिया गया था। 1813 के बाद भारत का महत्व इंग्लैंड के लिए इस दृष्टि से था कि इंग्लैंड की मशीनों के द्वारा तैयार किया गया माल को भारत में किस प्रकार से खपाया जाए और इन मशीनों के लिए कच्चा माल कैसे प्राप्त किया जाए और उसे इंग्लैंड ले जाया जाए। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के लिए संपूर्ण भारत अब एक उपनिवेश के रूप में बदल गया था और ब्रिटेन ने ऐसे ऐसे कानूनों का निर्माण किया जिससे कि उनके हितों की, ब्रिटिश उद्योगों के हितों की रक्षा की जाए, परंतु इनडायरेक्टली भारतीय कुटीर उद्योगों पर इसका इतना विनाशकारी प्रभाव पड़ा कि भारतीय उद्योग ही समाप्त हो गए। जब मशीनों से बना हुआ कपड़ा भारतीय मंडी में बेचे जाने लगा तो हाथ से बने हुए महंगे वस्त्रों को कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। हाथ से बने हुए वस्त्र मोटे होते थे, जबकि मशीन से बने हुए वस्त्र पतले और सॉफ्ट हुआ करते थे और हाथ का महंगा होता था काम, जबकि मशीन से सस्ता होता था। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने अनुकूल परिस्थितियों को भारत में तैयार किया और उन्होंने भारतीय माल के आयात पर अधिक शुल्क लगा करके भारत के माल को ब्रिटेन में बेचना तकरीबन बंद करवा दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1813 के पूर्व अपनी सुविधा को देखा, भारत को एक उपनिवेश के रूप में बदला
और 1814 के बाद भी उन्होंने यह नीति रखी कि इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाए जिसके द्वारा भारत से कच्चे माल का निर्यात किया जाए और तैयार माल भारत में बेचा जाए। इस प्रकार से उन्होंने इतने कड़े आयात कर और शुल्क कर लगाए कि भारत का माल इंग्लैंड में नहीं भेजा जा सके, परंतु निर्यात के उन्होंने और भारत में जो ब्रिटेन से माल निर्यात किया जाता था उस पे आयात कर इतने कम लगाए कि वे सुगमता से अपने माल को भारत में भेजते रहे थे। इस प्रकार 1814 के बाद में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल की 235 से अधिक वस्तुओं पर अंतर्देशीय कर लगाए गए थे। ब्रिटेन के उद्योगों के हित में जो भी कार्य किए गए थे उसका प्रभाव भारत पर पड़ा और भारत के उद्योग अब धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। भारत के जो बड़े ही महत्वपूर्ण उद्योग थे, जैसा कि गाडगिल ने ही लिखा है, D.R. गाडगिल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि ढाल, तलवार और हथियार जैसा काम जो भारत में लार्ज स्केल पे हो रहा था वह उत्तर पश्चिमी भारत में और पंजाब में जिसका उत्पादन बहुतायत से हो रहा था, अंग्रेजी शासन ने इस उद्योग को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। जैसे जैसे यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन बढ़ने लगा था वैसे ही भारतीय उद्योगों का नाश प्रारंभ हो गया था, क्योंकि अभी तक राजा जो आपस में युद्ध करते थे वह तलवार, ढाल का ही प्रयोग करते थे, परंतु ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप जो नई तकनीक, बारूद का प्रयोग, तोप और बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ हुआ था उससे इस उद्योग को काफ़ी चोट पहुंची थी। अब अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए बंदूकों का प्रयोग प्रारंभ करा। राज्यों के साथ में संधि करके 1818 तक ऑलमोस्ट सभी भारतीय राजाओं के साथ में उन्होंने संधि कर ली थी और वे चूँकि अब उनके सबॉर्डिनेट हो गए थे तो स्वतंत्र युद्ध उनके समाप्त हो गए थे, इसलिए युद्ध से संबंधित वस्तुओं का जो उद्योग था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। अब कारीगरों का काम था मात्र नुमाइश के लिए अलंकृत चीज़ों का बनाना और इसके लिए भी ब्रिटिश ने अपने उद्योगों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य, उत्पादन कार्य करवाए थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भारत में रेल का निर्माण प्रारंभ हुआ था, परंतु वह भी अंग्रेज़ों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही किया था। उन्होंने रेल पटरी वहीं तक निर्माण करी थी और वहाँ इंटीरियर में भेजी थी जहाँ से कच्चा माल उठ सकता था और बाज़ार संबंधी आवश्यकताओं को वे पूरा कर सकते थे। इसलिए गांव से अब सस्ती चीज़ें उपलब्ध करने लगे थे और यह चीज़ें आराम से रेल के माध्यम से उनके पास में पहुंचने लगी थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे कुटीर उद्योग, जिसमें रेशमी कपड़े का उद्योग, ऊनी कपड़े का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग, लोहा, बर्तन, कागज, धातु उद्योग, तलवार और ढाल बनाने का उद्योग और कपड़े की रंगाई और छपाई का उद्योग, यह धीरे धीरे इतने प्रभावित हुए क्योंकि अंग्रेज़ों ने कारीगरों को उनके कार्यों से ही महरूम कर दिया था। अब वे कारीगर किसी छत्रछाया में, राजकीय छत्रछाया में या संरक्षण में नहीं थे। अंग्रेज़ों का अपना राज्य हो गया था। इस कारण से कुटीर उद्योग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे और ये कारीगर वैकल्पिक रोजगार को प्राप्त करने के लिए शहर की ओर बढ़ गए थे,
या खेती की शरण उन्होंने ले ली थी। तो इस तरह से कुटीर उद्योगों का धीरे धीरे विनाश प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुटीर उद्योगों के या हस्तकला के इन उद्योगों के पतन के क्या कारण रहे, इस पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।